नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां छात्रों से भरी तेज रफ्तार स्कूल बस की स्टीयरिंग हुई फेल, कहां गुटखा न देने पर पड़ोसी के तोड़े हाथ, कहां जर्नलिस्ट एसोसिएशन का हुआ पुनर्गठन। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। हापुड़ से खबर सामने आई जहां बड़ा हादसा होने से टल गया। छात्रों से भरी तेज रफ्तार स्कूल बस स्टीयरिंग फेल होने के कारण हादसे का शिकार हो गई। छात्रों से भरी बस हाईवे से एक खेत में पलट गई। बस में सवार स्कूली छात्रों में चीख पुकार मच गई। लगभग 30 से 40 बच्चे बस में सवार थे। 1 दर्जन छात्र घायल हो गए हैं। जीडीपी स्कूल की ये बस बताई जा रही है, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा भी काटा है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता मुनिंद्र संधू की रिपोर्ट। निरसा थाना क्षेत्र के अलाउटांड आदिवासी टोला में रहने वाले राशन दुकान के मालिक ताहिर अंसारी के बेटे रुस्तम अंसारी को 8 नवंबर को पड़ोस के बीरेंद्र यादव को उधार में गुटखा नहीं दिया तो मारकर बाएं हाथ की उंगली तोड़ दी। दुकान का सामान फेंक और गला में रखा 16,000 रुपए जबरन लेकर चला गया। जिसके बाद भी वीरेंद्र यादव का मन नहीं भरा तो अन्य साथियों के साथ ताहिर अंसारी के घर और दुकान पर 2 बार हमला कर चुका है। हमले के बाद से पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। घटना की सूचना जब AIMIM के सदस्यों को मिली तो रविवार की सुबह उनसे मिलने पहुंचे। सब पीड़ितों ने परिवार के पूरे मामले की जानकारी दी। मौके पर उपस्थित टीम और सदस्य मोहम्मद मुस्तकीम ने बताया कि घटना 8 नवंबर की है, लेकिन आज तक पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। इस मामले में निरसा थाना प्रभारी दिलीप कुमार यादव ने बताया कि पीड़ित एक दिन पहले आया हुआ था, लेकिन उसके आवेदन में सुधार की आवश्यकता थी, जिसको लेकर सुधार लाने को कहा गया था, लेकिन उसके बाद आज तक वो नहीं आया। इंक्वायरी करने के लिए नहीं आया। ये सब देखिए पेपर हम दिए हैं, थाना में भी दिए हैं, STPO को पास भी दिए हैं, वहाँ भी गए, STPO के पास भी गए 2 बार, उसने भी नहीं सुना। यानी कहीं जाने के लिए यानी कि ये नहीं हुआ, सुबह सबके पास हम गए, कोई आज तक हमको आश्वासन नहीं दिया कि हाँ जाओ ऐसा होगा या वैसा होगा। और नया नया लड़का आता है पगड़ी बांध करके एकदम पूरा चेहरा बांध करके पहचानते भी नहीं है। दुकान भी हम शाम को नहीं खोल पाते हैं, कब मार देगा जान, डरे हम घर में घुसे हुए रहते हैं। यहाँ CCTV कैमरा कब लगाए आप? अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, अभी लगा रहे हैं, डर के मारे लगवा रहे हैं कि कब हमला हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कोई यानी अब ये ऐसा हो जाता है कि गवाह देने से इनकार कर जा रहा है आदमी, दमंग आदमी है, कोई यानी आने नहीं कोई। कल फिर हम बोले कि चलो वहाँ पर प्रशासन आया हुआ, नहीं जाने कैसे रहा था। पूरा घटना को बता दें सर। वीरेंद्र यादव नाम का एक शख्स है जो हमारे दुकान में आया और उधार में मतलब कि खोज रहा था सामान, तो हमने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और गया अपना 2 और साथी को लाया, जिसमें से एक का नाम है पीयूष और दूसरे का नाम है कुणाल गोस्वामी। वो तीनों मतलब कि बांस के डंडा लेके आए और हम दुकान में मतलब कि यहीं पर बैठे हुए थे और आते के साथ मतलब कि उन लोगों ने हमला कर दिया हमारे ऊपर, जिसमें से वो लोग मेरा सर पे मतलब कि वार करने की कोशिश किया। उसमें हमने अपना हाथ दोनों हाथ से मतलब कि रोका है बांस का वार को, तो उसमें मेरा 2 हाथ में सर 2 जगह फ्रैक्चर हो गया। तो थाना गए थे? थाना में सर उसी टाइम मतलब कि वो लोग गया, बस्ती वाला आए सब और कुछ बोलता है इस तरह हल्ला सुन करके, तो बस्ती वाला मदद किया और सर उन लोग को भगाया। तो उसके बाद फिर उसी समय सर मेरा पिताजी बाजार गए हुए थे, बाजार से आए और सर हम और मेरा पिताजी तुरंत निरसा थाना की ओर निकल गए। निरसा थाना गए सर, वहाँ पर लिखित में रिपोर्ट भी दिए सर, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज यहाँ आने का क्या कारण हुआ? पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं मोहम्मद मुस्तकीम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य से हूँ और मैं सिवलीगढ़ उत्तर पंचायत प्रतिनिधि मुखिया भी हूँ। बोलना यह है कि कल रात में ये घटना की जानकारी हुई कि इनके साथ ऐसा घटना हो रहा और कोई देखने वाला नहीं है, तो हम लोग आज सुबह अपना टीम के साथ आए हैं और इनका निवारण करना है कि आज तक यहाँ का प्रशासन शासन सबको मैं बोलना चाहता हूँ क्या कारण है जो इनके घर पे अभी तक कोई नहीं है। आदमी अपना जीवन कैसे यापन करेगा, डर से ही ज़िंदगी जीने लगे तो इंसान एक दूसरे को सेफ कहाँ महसूस करेगा। इसलिए मैं घोर निंदा करता हूँ यहाँ का प्रशासन से कि अभी तक यहाँ पर नया इनकी घटना 8 तारीख को हुआ था
8 तारीख का घटना के बाद 15 तारीख को लोगों को समझौता भी हुआ। समझौता के बाद यहाँ पर क्लियर हो चुका। फिर 17 तारीख को पुनः घटना हुआ, जिस घटना को मैं घोर निंदा करता हूँ। इनके घर पे आके दरवाजा पे मारना, घर से निकाल के धमकी देना, बोलना, अब सब था। फिर ये 17 तारीख को थाना में जाके अपना आवेदन दिए। 17 तारीख को बाद भी प्रशासन ने ना सुना ना देखा। अभी कोई स्पॉट पर कोई भी नहीं आया है, जिसका मैं घोर निंदा करता हूँ। उसके बाद 23 तारीख को पुनः ये DPO सर को भी लिखित आवेदन दिए हैं, जिनमें सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। 25 तारीख को SSP के पास भी इन्होंने गया है, वहाँ भी अपना आवेदन दिए हैं। अभी तक ना शासन प्रशासन किसी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ, जिससे मैं घोर निंदा करता हूँ। अभी इतना होने के बावजूद अगर नहीं हुआ अभी तक कार्रवाई, अभी आप लोग क्या करेंगे? आए हैं जी, अगर ऐसा नहीं होता तो इससे आगे मैं अपना कार्रवाई करूंगा, अपने प्रदेश को बोलूंगा, अपना अध्यक्ष को बोलूंगा। इस पर घोर निंदा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। झारखंड चुरकुंडा से सीनियर संवाददाता शब्बीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट। झारखंड में जर्नलिस्ट एसोसिएशन की पलामू जिला इकाई का पुनर्गठन किया गया। संतोष श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष बनाया गया। परिसदन में आयोजित इस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में प्रदेश सचिव सह पलामू प्रभारी सियाराम शरण वर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस चुनाव में कुल 28 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अध्यक्ष पद के चुनाव में संतोष कुमार श्रीवास्तव ने सत्येंद्र कुमार चंदेल को 6 मतों से पराजित कर अध्यक्ष पर कब्जा जमाया। संतोष कुमार श्रीवास्तव को कुल 17 वोट मिले, जबकि सत्येंद्र कुमार चंदेल को 11 मत से संतोष करना पड़ा। झारखंड से सीनियर संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पाटन प्रखंड के हिसरा बरवाड़ी पंचायत में किसानों को नहीं मिल सका कृषि से संबंधित चना और सरसों, जिससे भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य निरंजन पासवान ने नाराजगी जताई है। जानकारी देते हुए बताया कि पेपर के माध्यम से पता चला कि पाटन प्रखंड के किसानों को 60 क्विंटल चना और 100 क्विंटल सरसों बांटा गया, जिसमें बरवाड़ी पंचायत के एक भी किसान को सरसों और चना नहीं मिला। इसे लेकर प्रखंड के कृषि पदाधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 2 माह पहले इसकी रजिस्ट्रेशन पंचायत समिति के द्वारा कराया जा चुका था, लेकिन हिसरा बरवाड़ी पंचायत से एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं होने के चलते किसान लाभ से वंचित है। एक मिनट हटा दिए बताइए, आपके साथ क्या कहना चाह रहे थे? कृषि के बारे में कुछ बता रहे थे। कृषि के बारे में जैसे हम प्रखंड कृषि पदाधिकारी से हमने बात किया कि सर पेपर के माध्यम से पढ़ा कि 60 क्विंटल चना पाटन प्रखंड बांटा गया और 10 क्विंटल सरसों। इसमें हिसाब बर्बादी का इसमें नाम किसी व्यक्ति का नहीं आया, क्या चरित नहीं था, क्या कारण है कि नहीं मिला। इस पर उसने जवाब दिए कि हमने 2 महीना पहले पंचायत समिति को फॉर्म दिए थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन अभी तक एक किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं आया मेरे पास। पाटन से सीनियर संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। नेरसा शिवलीबाड़ी के जामा मस्जिद में रविवार को एक बैठक की गई। इस बैठक में क्षेत्र के सभी मस्जिद के इमाम, सदर सेक्रेटरी और आवाम शामिल हुए, जहां उपस्थित सदस्यों ने ये राय मशवरा किया कि इस्लाम धर्म के अनुसार जो भी निकाह होगा उसमें आतिशबाजी या फिर गाजा बाजा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रात्रि 11 बजे तक निकाह हो जाना चाहिए, वरना निकाह अगर किसी कारणवश देरी से होता है तो निकाह अगली सुबह फजर की नमाज के बाद ही पढ़ा जाएगा। इस कानून को नहीं माना गया तो जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कमेटी के द्वारा 5100 का जुर्माना और कमेटी से माफी मांगने की बात कही गई है। शादी ब्याह में होने वाली खुराफात और शब में ताखीर से आने वाली बारात के सिलसिले में ये बैठक हुई। पूरे इलाके से आने वाले अइम्मा इकराम और उस मस्जिद के कमेटी के अरकान तशरीफ़ लाए और अवामी लोग भी कुछ मौजूद रहे और बहस व गुफ्तगू के बाद ये बात तय पाई कि किसी भी बारात में अगर गाना बजाना, बाजा, नाचना, पटाखा, आतिशबाजी अगर होती है तो निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। बसूरत दिगर अगर वो टाइम पे आ भी जाते हैं तो बसूरत दिगर माफ़ी नामे के साथ और 5100 जुर्माने के साथ निकाह पढ़ाया जाएगा। और दूसरा एजेंडा ये पास हुआ कि 11 बजे शब के बाद निकाह नहीं होगा।
बसूरत दिगर उसका निकाह फजर की नमाज के बाद होगा। लड़की वाले कतई तौर पर अपने घरों में बाजा रिकॉर्डिंग गाना न कराएं। ये कानून पहले से चल रहा है या फिर आप लोग ये आज के नशिस्ते में हुआ है? ये कोई कानून पहले था भी नहीं। ये जो बेरा रवि हो रही है उसके सद्देबाब के लिए आज के नशिस्त में लोगों ने ये पास किया है। आखिर क्या कारण हुआ कि इस कानून को लाना पड़ा आप लोग को? इसलिए कि उसकी वजह से बहुत सारी बदतमीजी बेहयाई शुरू हो गई थी और रात में देर से निकाह होने की वजह से अइम्मा कराम को बेपनाह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और उसकी वजह से आतिशबाजी पटाखा भी आम हो रहा था। इसीलिए इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए और समाज को पाकीज़ा बनाने के लिए ये कदम सारे लोगों ने मिलकर के उठाया है। कुछ बेरोजगार भी हो जाएंगे। बहुत सारे नेक काम दुनिया में मौजूद हैं, वो काम करें। किसी भी काम से अगर समाज में बुराई फैलती है उसको रोज़गार नहीं कहेंगे। हमारा दायित्व तो है कि हम उस बुरे काम को रोकें। मुसलमान उसी को कहते हैं जो अपने इस्लामिक कल्चर में रहे। इसीलिए ये कानून नहीं है बल्कि इस्लामिक कल्चर की तरफ लाने की एक छोटी कोशिश है। सभी आवाम सहमत हैं? हाँ, सभी आवाम पूरे निरसा से लेकर के चिरकुंडा तक करीब 14 मसाजिद हैं। उन तमाम मसाजिद के अइम्मा कराम मौजूद हैं और वहाँ के सदर सेक्रेटरी मौजूद हैं और उसके अलावा पब्लिक भी मौजूद है। क्या इस तरह का फरमान जो और भी किसी राज्य में लागू है? अब इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं अपने इलाके की बात कर सकता हूँ। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट। भागलपुर में समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें 300 दिनों से पहले दर्ज हुए कांडों की समीक्षा की गई। ये समीक्षात्मक बैठक घंटों चली। एसएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को एक उनकी डायरी फाइल चेक करके बताया कि केसों के निष्पादन के बारे में कई बिंदुओं पर काफी ज्यादा दिशा निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि एसएसपी ने पेंडिंग पड़े कांडों में 15 दिसंबर तक निष्पादन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे सभी कांडों की रिपोर्ट कोर्ट में समर्पित करने के लिए भी कहा गया है। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में एक तरफ जहां वरीय पुलिस अधीक्षक सारे थानाध्यक्षों के साथ क्राइम पर नकेल कसने को लेकर बैठक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भागलपुर के कई क्षेत्रों में जमकर गोलियां चल रही हैं। एक दिन में लगातार मर्डर पर मर्डर होते चले जा रहे हैं। जहां एक और जुआ खेलने के दौरान एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं दूसरी ओर मायागंज के हथिया नाला में 2 युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुप्पा घाट के नीचे मायागंज स्थित हथिया नाला में किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इसी दौरान काफी भीड़ लगी हुई थी। कुछ बात को लेकर असामाजिक तत्वों के बीच में झड़प हो गई, जिसमें एक युवक ने अपने कमर से पिस्टल निकालकर दूसरे युवक के सीने में गोली दाग दी। देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसके बाद दूसरे युवक ने पहले गोली चलाने वाले युवक को सरेआम गोली दाग दी, जिससे एक युवक की वहीं पर मृत्यु हो गई और दूसरे को मायागंज अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। जानती है तब अपना बच्चा के नहीं रखती है। ये घर से कितना बजे निकला? तब 5 मिनट रास्ता भी न थे, नीचे चाय बगले में नीचे हथियार डाला नीचे। मतलब किन्हीं से इनका दुश्मनी था? अम्मा की चने के लिए मछली और अच्छा था, फिर भी किन्हीं से भी झगड़ा से कोई कहाँ के रहने वाले? आपका मकान कहाँ हुआ? भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद चांदपुर से कई दिग्गज नगर निकाय चुनाव में भावी प्रत्याशी के रूप में हैं। वहीं नगर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अमीर खालिद के पुत्र डॉक्टर मुनीर खालिद भी चुनाव मैदान में आकर जनता की सेवा करने के लिए नगर की जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। चांदपुर नगर पालिका में आप छाए हुए हैं, इसका कारण क्या है और क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम मुनीर खालिद है। पेशे से मैं एक चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ और यहाँ समाज से जुड़ा रहता हूँ, राजनीतिक परिवार से भी।
आपने अभी कहा कि मैं चांदपुर में मैं छाया हुआ हूँ, तो आप कह रहे हैं तो जाहिर है आपकी नज़र बड़ी बारीक होती है। जनपद बिजनौर में हम घूमते हैं, नगर पालिका चांदपुर को हमने करीब से जाना है कि जो कि इस टाइम पर जो मौजूदा चेयरमैन है उनकी बड़ी खामियां पाई गई है। आप इसमें क्या बताना चाहेंगे? क्या इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे या आप अच्छा कर रहे हैं, जो कि बताना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि चांदपुर की जनता जो है वो अब चेंज चाहती है, और मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लूँगा कि पिछले चेयरमैन कैसे थे या उससे पिछले कैसे थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरा जो एक पिछले कुछ समय गुजरा है उससे जनता अब ऊब गई है और चेंज चाहती है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे समाज में सबसे इम्पॉर्टेंट ख़ासतौर से नगर पालिका के इश्यूज़ को भी अगर मैं बात करूँ तो करप्शन एक बड़ा इशू है। जो कुछ जनता के लिए है या होता है वो उसका सीधा सीधा फ़ायदा शायद जनता को नहीं पहुंच पा रहा है, और इसीलिए लोग चेंज चाहते हैं और देखते हैं कि कोई नया चेहरा हो। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि मैं जनता की अपेक्षाओं पर, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूंगा, और क्योंकि हम लोगों को जब भी जिम्मेदारी दी गई है, हम लोगों से मुराद ये है कि मेरे परिवार को पहले भी इस शहर ने बहुत नवाजा है। मैं इस शहर के लोगों का इस नाते से बहुत बड़ा हम लोगों पे एहसान है, मैं शुक्रगुजार हूँ। वो लोग हमसे एक उम्मीद रखते हैं कि हम अगर जिम्मेदारी हमें दी जाएगी तो हम उनकी उम्मीदों पर पूरे उतरेंगे। मेरी वो तरफ से ये कोशिश रहेगी कि जो उम्मीद जनता मुझसे या मेरे परिवार से करती है मैं उसको पूरा करूँ। जैसे नगर में गली मोहल्ले में आपका नाम चर्चित है, चेयरमैन बनने के बाद में क्या आप एक घोषणा पत्र पहले ही दे चुके हैं, जनता को बता चुके हैं कि घोषणा पत्र? देखिए, घोषणा पत्र की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चुनाव से पहले हर उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वो अपने घोषणा पत्र को जारी करे, वो लोगों को ये बताए कि वो क्या करना चाहता है और वो क्या करेगा। तो अभी चुनाव का कुछ निश्चित समय नहीं है, अभी कोई डेट नहीं आई है। जो जनता से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, उसके बारे में एक घोषणा पत्र में जारी करूँगा, बिल्कुल चुनाव से पहले करूँगा। जैसे आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि एक वोट का अधिकार सभी को है, वोट डालने का अधिकार। क्या आप इस बात को 100% मानते हैं? कहीं ना कहीं वोटों का आप कह रहे हैं वोटों का दुरुपयोग किया जाए? नहीं, वोट का दुरुपयोग तो मैं नहीं कहूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जनता, क्योंकि भाई भोली है जनता, सब लोग तो बहुत होशियार नहीं होते हैं, और कई बार बहुत छोटे छोटे बहकावों में लोग आ जाते हैं। जैसे हमारी राजनीति का एक बड़ा एक बदनसीबी है कि यहाँ धर्म की राजनीति भी होती है, यहाँ बिरादरीवाद की राजनीति भी होती है। लोग कोशिश करते हैं, उम्मीदवार अपने मकसद को साधने के लिए सब तरह का काम करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की राजनीति करनी चाहिए, या राजनीति में इन सब चीज़ों को से आप लोग उस वक्त तो फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में इससे आपका जो बहुत कुछ आपको हासिल नहीं होगा, बल्कि बाद में लोग आपके बारे में क्या कहेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप सत्ता मिल जाएगी आपको, लेकिन हमेशा तो नहीं रहेगी। उसके बाद लोग आपके बारे में क्या विचार बनाएंगे, क्या आपके बारे में राय बनाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चांदपुर नगर पालिका में एक अच्छा विचार जो आपको जानते हैं, मानते हैं, क्या पढ़े लिखे भी हैं और जागरूक भी हैं, आप जो समस्याएं हैं लोगों की समझ पाते हैं, करीब से आपने लोगों को जाना है। जैसे चेयरमैन बन जाएंगे तो क्या करेंगे आप? देखिए, मैंने कहा भी आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि भाई हम एक ऐसा सिस्टम दे सकें जो करप्शन फ्री हो, और एक बार अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो वो तमाम समस्याएं जो जनता को उठानी पड़ती हैं उनसे आप उनका निवारण कर सकते हैं, आप उनसे उनको दूर कर सकते हैं। अब नगर पालिका की जो जिम्मेदारियां हैं उनमें तो पानी है, सफाई व्यवस्था है, सड़कें हैं, प्रकाश व्यवस्था है बिजली की, और आपका जनता के दूसरे भी सरोकार हैं, उनके अपने मसाइल हैं, उनके अपने दूसरे इश्यूज़ भी हैं। तो एक जनप्रतिनिधि के नाते जो भी काम मेरे ज़िम्मे होगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको पूरी सच्चाई, ईमानदारी से और लोगों के लिए कर सकूं।
बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले सैदाबाद बाजार में स्थित शाही मस्जिद को उच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है और जल्द ही ध्वस्तीकरण होगा। इसको लेकर उप जिलाधिकारी हंडिया रमेश चंद्र मौर्य के द्वारा मस्जिद के इमाम को चेताया गया कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर ले। इस मौके पर बात करते हुए उप जिलाधिकारी हंडिया ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण को जो भी इमारतें बाधा बनेंगी उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसको लेकर सभी को चेतावनी दे दी गई है, जो अपने से खाली कर देगा तो ठीक और नहीं करता है तो फिर प्रशासनिक बल पर खाली कराया जाएगा। में मस्जिद का मामला था, ये क्या पूरा मामला था और क्या बताया गया? ये मस्जिद का मामला नहीं है, ये आपका जनपद प्रयागराज में ये जो प्रयागराज से सैदाबाद होते हुए वाराणसी मार्ग है, ये चौड़ीकरण में आया हुआ है और यहाँ पे जो मस्जिद है वह सड़क भूमि पे स्थित है। इस मस्जिद के आज जो कमेटी के जो नुमाइंदे हैं, मुतवल्ली हैं और अन्य उनके जो सहयोगी सदस्य हैं, आज उनसे हम इसको विचार विमर्श करने आए थे कि इस मस्जिद के विकल्प के रूप में आप रास्ता निकालें, क्योंकि यह जो मस्जिद जिस स्थान पे बनी है वो सरकार की लैंड है और ये अवैध रूप से है, सड़क चौड़ाईकरण में ये बाधा के रूप में है। सर, स्थानीय लोगों की कुछ मांग है, जैसे कि पता चला तो उनका कोई विकल्प है तो विकल्प? देखिए, विकास कार्य में हर बाधाओं को सरकार और शासन के प्राथमिकता है कि बाधाओं को दूर किया जाए और उसी क्रम में आज मैं यहाँ के मुतवल्ली जो रईस महोदय हैं उनसे बात किया हूँ। मीडिया को यह भी बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो मुतवल्ली हैं ये हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट से उनको अभी रिलीफ नहीं मिला। हाई कोर्ट के क्रम में ये माननीय सिविल न्यायालय में इन्होंने अपना वाद योजित किया था मुआवजे मानने के संबंध में। सिविल कोर्ट से भी अभी इनको कोई रिलीफ नहीं मिली है, तो उसी कड़ी में हम आए हैं। आज चूँकि चौड़ाई का कार्यक्रम हमारा बढ़ रहा है, पीडब्ल्यूडी के भी हमारे अभियंता यहाँ मौजूद हैं। ये समयबद्ध कार्यक्रम है और जो भी बाधाएं इस चौड़ीकरण में हैं उसको हम वार्ता करके हटा रहे हैं। क्या आप आश्वासन देंगे या क्या जानकारी? रोड चौड़ीकरण के मामले में इन्होंने इत्तला देने आए थे कि आपकी मस्जिद पीडब्ल्यूडी में बनी हुई है, आप इसे हटा लें। जैसा कि हम लोग इस मामले को लेकर कोर्ट में भी गए हुए हैं और कोर्ट में अपनी बातें भी रखी हैं। कोर्ट ने हमारी बात सुनने के लिए भी कहा है और कुछ हमारी पिटीशन खारिज भी हुई है, लेकिन अभी हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है। हम उस बारे में भी हम इंतज़ार करेंगे और एसडीएम साहब आए, उनकी बातों का भी सम्मान करेंगे, कानून का भी सम्मान करेंगे और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये शासन से भी डिमांड करेंगे कि हमारी मस्जिद को हटाने में अगर इनको आवश्यकता है तो हमें कुछ वैकल्पिक व्यवस्था देने की भी कोशिश करें। शासन से, सरकार से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है कि एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा एरिया है जो नमाज में यहाँ अदा करता है और सारी नमाज़ें यहाँ अदा होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस कार्य को आगे करें तो हमें और सबको असहज नहीं होगा, आसानी होगी। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। हंडिया तहसील के सैदाबाद विकासखंड के दुसौती गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने मकान का ध्वस्तीकरण कराया गया। बता दें कि दुसौती गांव निवासी सालिक राम और पन्नालाल के द्वारा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसको लेकर गांव के ही ताराचंद गुप्ता के द्वारा उच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल किया गया था, जिसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर उप जिलाधिकारी हंडिया रमेश मौर्य की मौजूदगी में अवैध मकान पर बाबा का बुलडोजर चलाकर मकान का ध्वस्तीकरण करवा दिया गया। जो हमारी एनजेडए की भूमि जो सड़क के खाते में अंकित है, वर्तमान में इसका स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिम्मे है। इस भूमि पर एक व्यक्ति के द्वारा अपना पक्का मकान बनाया गया था, जिसको लेकर के ग्राम के ही ताराचंद नामक व्यक्ति के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका योजित की गई थी, जिसमें अवैध कब्जे को हटाए जाने का निर्देश दिया गया था। तो अवैध कब्जे धारकों के द्वारा कब्जा न हटाए जाने की दिशा में याचिकाकर्ता ने जिलाधिकारी महोदय के विरुद्ध अवमाननावाद योजित कर दिया है, जिसका संज्ञान लेकर के आज हटाने की कार्रवाई की गई है। सर, आज जैसे कि पूरा ध्वस्तीकरण का कुछ समय भी दिया गया है। आज जो अवैध कब्जा धारक है इन्होंने 3 दिन का समय लिया है, स्वयं अपना सामान हटाने का इन्होंने प्रार्थना की है। प्रशासन इनके प्रार्थना पत्र पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन्हें 3 दिन का समय दे रहा है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।